गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बायो सेवर्ट नियम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे परिमित लंबाई के रिजिड रेखीय धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। या तो इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि अनंत लंबाई के सीधे रिजिड रेखीय का मतलब होता है सीधा, ठीक है। अनंत लंबाई के रिजिड रेखीय धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। हमको एक अनंत लंबाई का एक तार चाहिए होता है इसमें, ठीक है, जिसकी सहायता से हम उसके जब हम तार में जब करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, तो उसके चारों ओर क्या होगा, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट हम मान लेंगे, कोई पॉइंट हम ले लेंगे, उस पॉइंट पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना होगा, ठीक है। तो फिर आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक तार ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। सबसे पहले एक तार ले लेंगे, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे x और इसको हम नाम दे देंगे y, ठीक है। जब इस तार में करंट फ्लो होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब इस तार में करंट फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है कि ये अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, ठीक है। जब इस तार में करंट फ्लो होगा तो ये अपने चारों ओर क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, ठीक। मान लेते हैं उसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। उसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। उसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक क्या पॉइंट ले लिया, हमने एक पॉइंट ले लिया P। बात समझ में आई? तो अब क्या निकालना है इस पूरे, अब सोचने वाली बात ये है यहाँ पे कि हमको यहाँ पे इस पूरे ये जो पूरा तार है, ठीक है, ये जो पूरा तार है, इस पूरे तार के कारण हमको इस बिंदु P पर, ठीक है, इस बिंदु P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या ये संभव है कि इस पूरे चालक तार के कारण इस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें प्राप्त चल जाए, उसका जो मान हमें मिल जाए? ऐसा तो संभव नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे बायो और सेवर्ट के पास। कहाँ जाएंगे? बायो और सेवर्ट के पास, यानी कि बायो और सेवर्ट के नियम जो दिया था उन्होंने, वहाँ जाएंगे। लेकिन बायो और सेवर्ट का नियम यह है कि बायो और सेवर्ट कहते ये हैं कि हमारा जो नियम है वह अल्पांश के लिए ही लागू होता है, ठीक है। बायो और सेवर्ट ये कहते हैं कि जो मेरा नियम है वह सिर्फ अल्पांश के लिए ही लागू होता है, ठीक है। यानी कि अगर इस तार में से, ठीक है, अगर इस तार में से हम छोटा सा भाग ले लें, इस तार का हम छोटा सा भाग ले लें, और इस जाहिर सी बात है कि अगर खूब छोटे छोटे ये तार है, मान लीजिए, इनको अगर आपस में जोड़ दें तो ये एक बड़े तार का रूप ले लेंगे, ठीक है। तो अगर इस तार में से हम छोटा सा भाग ले लें, ठीक है, इस तार में से हम छोटा सा भाग ले लें, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू जितनी आएगी, ठीक है, उसकी वैल्यू जितनी आएगी तो पूरे तार की वैल्यू भी उतनी ही आएगी। बात समझ में आया ना? अगर मान लीजिए तार है, इस तार का इस पार्ट की हम मान निकाल लें, फिर इस पार्ट का हम मान निकाल लें, फिर इस पार्ट का हम मान निकाल लें, और तीनों को जोड़ दें, तो जाहिर सी बात है पूरे तार की जो वैल्यू है, पूरे तार का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमें पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम चलेंगे बायो और सेवर्ट के नियम पे, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे,
हम यहाँ पर, ठीक है, 2 पॉइंट ले लेंगे ए और बी, ठीक है। तार का एक छोटा सा भाग ले लेंगे, एक अल्पांश ले लेंगे, इसको हम नाम दे देंगे ए और बी, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये क्या है, ये ए है और ये बी है। तार का, इस पूरे तार का हमने एक छोटा सा भाग ले लिया, ए और बी। बात समझ में आई? और अगर इस तार की लंबाई L है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, अल्पांश ए बी की लंबाई कितनी होगी, अल्पांश ए बी की लंबाई होगी dl। कितनी होगी, अल्पांश ए बी की जो लंबाई होगी वह होगी dl। बात समझ आ रही ना आप लोग को? ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। dl, ठीक। अब देखिए, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग अल्पांश ए बी के कारण ऐसे लिखेंगे, बायो शेवर्ट के नियमानुसार, ठीक है, बायोसेट के नियमानुसार अल्पांश ए बी के कारण, अल्पांश ए बी के कारण बिंदु P पर, ठीक है, अल्पांश ए बी के कारण बिंदु P पर, अल्पांश ए बी के कारण, ठीक है, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आई? अल्पांश ए बी के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर अल्पांश ए बी के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रखें और बायोसेवर्ट के नियमानुसार, तो बायोसेवर्ट का नियम क्या है, dV = μ0/4π, ठीक है। ये हो जाएगा I dl sin θ/r², ठीक है। और इस पॉइंट को हम मान लेंगे O, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, इस पॉइंट को हम मान लेंगे O, ठीक है, O मान लेंगे। और यहाँ से इस पॉइंट O से इस पॉइंट P तक की जो दूरी है इसको हम मान लेंगे D, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो, इसको हम मान लेंगे R और इसको हम मान लेंगे R, ठीक है। तो दोनों R है, तो एक R को हम कंडीशन कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब देखिए R², इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लियर? अब देखिए, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब मुझे यहाँ पर ये जो dl sin थीटा है, ये जो आपको dl sin थीटा दिखाई दे रहा है बच्चों, इस dl sin थीटा को हमको रिमूव करना है। क्या करना है, इस dl sin थीटा को हमें यहाँ से हटाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस BP, ये जो BP आपको एक रेखा दिख रही है, ठीक है, इस BP पर हम एक लंब खींच देंगे। क्या खींच देंगे, इस BP पर एक लंब ड्रॉ कर देंगे और इस पॉइंट को हम मान लेंगे C। क्या मान लेंगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम मान लेंगे C, ठीक है। dl sin थीटा हटाने के लिए ये जो BP आपको लाइन दिख रही है, इस BP लाइन पर एक लंब ड्रॉ कर देंगे, एक परपेंडिकुलर खींच देंगे और उसको हम, इस पॉइंट को हम मान लेंगे C, AC, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AC परपेंडिकुलर टू BP, ठीक है, AC परपेंडिकुलर टू BP। बात समझ में आई? अब देखिए, ब्रैकेट में लिख सकते हैं खींचा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमको, ठीक है, यहाँ पर हमें
दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है ACB और एक मिल रहा है ACP, ठीक है। यहाँ पर हमको अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर हमको दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक इधर मिल रहा है, एक इधर मिल रहा है। तो ACB और ACP, बात समझ में आई। यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल मिल रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, फिर इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर, ठीक है, इस AC पर एक यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें जो कोण मिल रहा है वह मिल रहा है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण मिल रहा है, वह मिल रहा है 90 डिग्री का। तो यह जो कोण है, यह एक समकोण त्रिभुज है, और यह जो त्रिभुज है यह भी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ये कितना हो जाएगा, जब ये कितने 90 डिग्री का मिल रहा है हमें कोण, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, कर्ण ये है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, AC अपॉन DL, ठीक है, क्योंकि मिल रहा है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू DL साइन थीटा, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम इस वाले ट्रायंगल की तरफ आएंगे, फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACP में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ACP में, यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम मान लें, क्या मान लें, इसको हम मान लें, कितना मान लें, इसको हम मान लें D5, क्या मान लें, इसको हमने मान लिया D5, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ D5, इसको मैंने मान लिया। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, D5, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वह बन रहा है आपका, और समझ में आई, D5 और 5 बन रहा है, ठीक। अब देखिए समकोण त्रिभुज ACP में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ACP में लिखेंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या हो रहा है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या क्या है, त्रिज्या यही है, A से P, ये त्रिज्या है, ठीक है। तो कोण क्या है, कोण है आपका D5, ठीक है। और चाप क्या है, चाप ये छोटा सा है, तो इसको हम चाप मान लेंगे AC, ठीक है। तो ये हो जाएगा AC अपॉन, और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है तुम्हारा R, त्रिज्या है R, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R D5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू R D5, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लेंगे इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अगर हम समीकरण और 2 और 3 को देखें तो AC इक्वल टू DL साइन थीटा आया और AC इज इक्वल टू R D5 आया। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी हैव, समीकरण नंबर 2 और 3 से, ठीक है, समीकरण नंबर 2 और 3 से, तो ये मिला हमको DL साइन थीटा इज इक्वल टू R D5। कितना मिला, ये मिला हमें DL साइन थीटा इज इक्वल टू R D5। बात समझ में आई यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब देखिए इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4।
क्या मान लेंगे इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। क्लियर यहाँ तक? अगर आप इक्वेशन नंबर 4 को देखें और इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो dl sin थीटा, तो dl sin थीटा इक्वल टू कितना है, r d∅। ठीक है, तो यहाँ हम थोड़ा सा ले रहे हैं जगह। ठीक है, ठीक है, तो देखिए दिख रहा होगा, यहाँ हम लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट। समीकरण 4 का उपयोग समीकरण 1 में करने पर यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट, जब हम यूज करेंगे तो ये मिलेगा हमें dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई आर d∅, ये मिलेगा आई आर d∅ अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आर इंटू आई d∅ अपॉन आर। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए, अब यहाँ पर देखा जाएगा तो ये हो रहा है ए पी ओ। ठीक है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल मिल रहा है हमें ए पी ओ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम नाउ समकोण त्रिभुज AOP में। ठीक है, समकोण त्रिभुज AOP में। ठीक है, समकोण त्रिभुज AOP में देखा जाए तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो ये फाई है, इसका जो कोण बन रहा है फाई है, तो कॉस फाई, तो अगर कॉस की बात की जाए तो ये आधार है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो d बाई आर क्या होगा, ये होगा d बाई आर, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos फाई इज इक्वल टू d बाई आर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r इज इक्वल टू d इज इक्वल टू r cos फाई। कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू r cos फाई। ठीक है, तो r इज इक्वल टू कितना होगा, r इज इक्वल टू होगा d अपॉन cos फाई। ठीक है, तो ये r इज इक्वल टू कितना होगा, r इज इक्वल टू होगा d अपॉन cos फाई। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 6। क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 6, r इज इक्वल टू d अपॉन cos फाई। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए, इस समीकरण 6 को देखिए और इस समीकरण 5 को देखिए, तो लिखा है dv इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई d∅ अपॉन आर, और यहाँ पे देखिए r की वैल्यू दी हुई है d अपॉन cos फाई। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि मुझे इस फिगर को मिटाना ही होगा। ठीक है, इस फिगर को मुझे मिटाना होगा, तो एक काम करता हूँ, ऊपर से इसको मैं मिटा देता हूँ, फिगर नहीं मिटाऊंगा, इसको मैं ऊपर से कुछ मिटा देता हूँ। ठीक, ये क्या मिला, तो लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5 वी गेट। समीकरण नंबर 6 का यूज समीकरण नंबर 5 में करने पर तो मिलेगा हमें dv इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई d∅ अपॉन d अपॉन cos फाई। तो ये मिलेगा हमें dv इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा आई cos फाई d∅
मान लेंगे इक्वेशन नंबर 7। क्या मान लेंगे? इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 7। अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस पॉइंट P पर, ठीक है, इस पॉइंट P पर जो हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान मिला या अल्पांश AB के कारण मिला, ठीक है, इस P पर जो हमें चुंबकीय क्षेत्र का जो मान मिला या चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मान मिला वह इस अल्पांश AB के कारण ये मिला, ठीक है, यही मिला। तो अब क्या करेंगे? इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। इसका हम क्या करेंगे? इसका हम करेंगे समाकलन, ठीक है। तो अगर इसका समाकलन करें तो देखिए ये कुछ ऐसे होगा, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट कर देते हैं, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई कॉस फाई डी फाई अपॉन डी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें, अब हमको यहाँ पर लिमिट चाहिए। क्या चाहिए? हमें यहाँ पर लिमिट चाहिए, ठीक है। अगर हम इस मूल बिंदु O से ऊपर की ओर देखें, इस मूल बिंदु O से ऊपर की ओर देखें तो हमें जो लिमिट मिलेगी, वह मिलेगी फाई 2, और यहाँ पे देखें तो मैं इसको यहाँ से मिला दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से जो लिमिट मिलेगी वह कितने मिलेगी? वह मिलेगी हमें फाई 1, ठीक है। यानी कि इधर वाली माइनस होगी और इधर वाली प्लस होगी। ऊपर वाली प्लस होगी, मूल बिंदु O से ऊपर वाले प्लस होगा, और मूल बिंदु O से नीचे वाला माइनस होगा। तो ये हो जाएगा माइनस फाई 1 और ये हो जाएगा फाई 2। कितना हो जाएगा? माइनस फाई 1 फाई 2, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा B इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन D बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा फाई 1 फाई 2 कॉस फाई डी फाई। कॉस फाई डी फाई तो हम जानते हैं कॉस जब इंटीग्रेट करते हैं तो कॉस फाई का जो इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रल में मिलता है, वह मिलता है साइन। तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई डी, ठीक है, और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन फाई, और ये हो जाएगा माइनस फाई 1 और ये हो जाएगा फाई 2। बात समझ में आई यहाँ तक? इसको हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई डी, और ये हो जाएगा साइन, पहला ऊपर वाला साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, कितना हो जाएगा? साइन फाई 1, कितना हो जाएगा? साइन फाई 1। क्लियर? क्योंकि माइनस और ये माइनस जोड़ के क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे प्लस, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, I बाई डी, ये हो जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई, ठीक है। ये क्या मिला? यह जो हमें मिला वह पूरे तार के कारण, ठीक है, ये जो हमको B की वैल्यू मिली, क्या मिली? पूरे तार के कारण इस पॉइंट P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान मिला या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक प्राप्त हुआ, ठीक है। इसमें स्पेशल कंडीशन की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इफ यदि फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, अगर हम फाई 1 फाई 2 मान लें 90 डिग्री, ठीक है, तब इस इक्वेशन से निकालिए
तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू कितना, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, i बाई डी। ये हो जाएगा i अपॉन डी और ये हो जाएगा 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा 2i बाई डी। अगर ध्यान से देखिए तो इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट i और ये हो जाएगा 2 पाई डी, कितना हो जाएगा म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई डी। क्लियर? तो ये तो था आपका पहला केस। क्या था? ये था आपका पहला केस, ठीक है, ये समझ में आया होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हम इसके केस 2 की बात करें, केस 2 की, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। केस 2 की बात करूँ, अगर मैं केस 2 की बात करूं, केस 2 की बात करूं, ठीक है, यदि मैं φ1 इज इक्वल टू ले लूँ 90 और φ2 इज इक्वल टू ले लूँ 0, ठीक है, देन तब b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये हो जाएगा i बाई डी और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 0, कितना हो जाएगा 1 प्लस 0, तो b इज इक्वल टू कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू i बाई डी, ठीक है। ये 2 केस थे, ये दोनों केस की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, ठीक है। ये तो था आपका परिमित लंबाई या अनंत लंबाई के ऋजुरेखी या सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है। ये समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यहाँ तो समझ में आया। ये तो था आपका परिमित लंबाई की ऋजुरेखी धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब हम बात करेंगे वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण, ठीक है, उसके केंद्र पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले एक तार को हम मोड़ देते हैं, ठीक है। कुंडली का मतलब होता है गोल, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं कि सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है, तो सांप कैसे बैठा हुआ है, सांप गोल बैठा हुआ है, ठीक है। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। इसमें क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम तार को जो है, मान लीजिए सीधा तार है, इस तार को हमने ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। तो अब मोड़ने के बाद उसके केंद्र पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक तार को हम मोड़ देते हैं, ठीक है। इस तार को हमने मोड़ दिया और इस तार को हमने क्या किया, एक सपोज दैट, मान लीजिए इस तार को हम, भाई अगर इस तार में अगर हम करंट फ्लो करवाएं, करंट प्रवाहित करवाएं या करंट जो बहेगी, जाहिर सी बात है किसी न किसी ऐसे सोर्स से जुड़ी होगी जो, मान लीजिए ये किसी बैटरी से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो
बैटरी से जब जुड़ेगी तभी तो, इसी स्रोत से जुड़ेगी तभी तो इस तार में करंट फ्लो होगा। तो इस तार में करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ पर इस तार के केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो मान लेते हैं इसका पॉइंट हम मान लेते हैं O, और ये जो इसकी त्रिज्या है वह है स्मॉल r, ठीक है। इस तार पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। B वेक्टर इसलिए है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, ठीक है। अब इस पूरे तार के कारण, ये जो पूरा तार आप देख रहे हैं ये एक वृत्त के रूप में हो गया। अगर हम इस वृत्त की परिधि की बात करें तो इस पूरी परिधि के कारण इस पॉइंट O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, मैंने भी बताया कि पूरे तार के कारण किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बायो और सेवर्ट के पास, ठीक है। तो बायो और सेवर्ट का नियम ये कहता है कि मेरा जो नियम है वह सिर्फ अल्पांश के लिए ही लागू होता है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक अल्पांश ले लेते हैं। मान लीजिए इस तार का छोटा सा तार, और हमने ले लिया A, B, हम C भी ले सकते हैं, हम D, E, F, G, H, I ले करके हम जब मान निकालेंगे, मान जो इसका जो अल्पांश AB का मान आएगा वही अल्पांश BC का मान आएगा, वही अल्पांश CD का मान आएगा, वही अल्पांश EF का मान आएगा, और आगे आते वही मान आते जाएंगे। तो सबको जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये जो अल्पांश है, अगर इसकी पूरी लंबाई L है तो इसकी कितनी लंबाई होगी DL, और ये भी एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं D। हम ये 4 पॉइंट की सहायता से निकालेंगे, ठीक है। तो बायो सेवर्ट का नियम अनुसार, बायो सेवर्ट के नियम से, ठीक है, अल्पांश AB के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा dB, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं, पहले अल्पांश AB के लिए ले रहे हैं। तो अगर अल्पांश AB के लिए लेंगे, ठीक है, अगर अल्पांश AB के लिए लेंगे तो यह हो जाएगा dB1। कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा dB1, ठीक है। तो अल्पांश तो AB के लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं AB के लिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। A, B, C, D, और ये हो गया DL। कितना हुआ, DL, ठीक है, सबका DL होगा। तो ये हम मान ले रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हो जाएगा dB1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, क्योंकि अल्पांश AB के लिए ले रहे हैं तो μ0/4 पाई इंटू I/L, μ0/4 पाई डॉट I DL साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हम DL की जगह AB नहीं ले सकते हैं, DL की जगह AB लिया जा सकता है। तो यह हो जाएगा I/AB साइन थीटा अपॉन, ठीक है, और साइन थीटा की बात कर रहा है तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। तो हम ले लेंगे डायरेक्ट I/AB अपॉन r²। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, यहाँ लिख देंगे, चूंकि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। कितना होता है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर ले लेंगे अल्पांश, फिर लिख सकते हैं कि अल्पांश BC के कारण, अल्पांश BC के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, अल्पांश BC के कारण बिंदुओं पर अल्पांश BC के कारण बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो यह हो जाएगा dB2 इज इक्वल टू
म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई बी सी अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन 2। अब अल्पांश सी डी के कारण ले लीजिए, अल्पांश सी डी के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, डी बी थ्री इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई सी डी अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन 3। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए यहाँ लिखेंगे उपरोक्त तीनों समीकरणों से, ठीक है, उपरोक्त तीनों समीकरणों से अगर तीनों समीकरणों को मिलाएं तो ये हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा b इज इक्वल टू कितना, b इज इक्वल टू dv1 प्लस dv2 प्लस dv3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू, ठीक है, dv1 dv2 dv3। ठीक है, तो हम पूरे चुंबकीय क्षेत्र हम क्या कर रहे हैं, पूरे हम तार के कारण तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पूरे तार के कारण, पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू dv1 प्लस dv2 प्लस dv3। तो म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई सब में कॉमन है और आई अपॉन आर स्क्वायर सब में कॉमन है। तो यहाँ क्या ले लेंगे, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी प्लस डॉट 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 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ये वृत्त के रूप में है, तो वृत्त की जो परिधि होती है या वृत्त का जो परिमाप होता है वह होता है 2 पाई आर। ठीक है, इस आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन आर। कितना आया, 2 पाई आई अपॉन आर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लियर। अब देखिए अगर ध्यान दीजिए तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। तो हमारे पास जो बचा, क्या बचा, हमारे पास जो बचा वह बचा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, और ये बचेगा I बाई R। तो वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र, कुंडली के कारण, इस पूरे तार के कारण जो इस पॉइंट O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र मिला वह कितना मिला, या चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मान मिला वह मिला b इज इक्वल टू म्यू 0.2 पाई इंटू I बाई R। यदि मान लेते हैं यह कुंडली, यह जो अगर यह तार है यह लूप में ना होकर n फेरों की कुंडली के रूप में हो, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू n आई अपॉन 2 पाई r। ठीक है, ये तो था आपका वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये आपका निकल गया वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पाई नहीं होगा, यहाँ पर पाई नहीं होगा, सिर्फ 2 होगा, और यहाँ पर भी 2r होगा, 2r होगा। ठीक है, ये पाई से पाई कट गया ना, इसीलिए 2r हो गया, यहाँ पर 2r। ठीक है, ये तो था आपका वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।